गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्राज क्लासेस पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि हम क्या विषय क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास से स्टार्ट हो रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की क्लास से भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपके मन में एक सवाल पहला यही उठता है कि सर आप जो संविधान पढ़ा रहे हो, पॉलिटी पढ़ा रहे हो, वो किस एग्जाम को ध्यान में रखते होगा। तो बच्चे एक तरीका तो ये है कि हम संविधान जो है थोड़ा छोटा थोड़ा हर टॉपिक से पढ़ लें, उससे हमारा जो है कोई जीडी का पेपर कवर हो जाएगा या एसएससी का कोई पेपर कवर हो जाएगा, यूपी पुलिस का पेपर कवर हो जाएगा। और एक तरीका बच्चे ये है कि एक महीने की जगह हम 1.5 महीना जो है लगाकर इस सब्जेक्ट को करें और उसके बाद लेकर कांस्टेबल से लेकर और यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम, किसी स्टेट का कोई एग्जाम, दरोगा का, कांस्टेबल का, टीचिंग का, यानी कि जिस एग्जाम्स में भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए हमें थोड़ा जो है इसका विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज से अपने संविधान की क्लास शुरू करता हूं। और मेरी पहली क्लास का जो टॉपिक होगा बच्चे, वो होगा राज्य। यानी कि अगर मैं टॉपिक फर्स्ट की बात करूं, टॉपिक फर्स्ट, तो ये होगा राज्य और उसके तत्व, और राज्य के तत्व। राज्य यानी कि स्टेट, और आप कह सकते हो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो राज्य और राज्य के तत्व हम पढ़ते हैं, तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो टॉपिक है ही नहीं किसी बुक में। लेकिन अगर आप एसएससी में देखेंगे, आप रेलवे में देखेंगे, इवन आप यूपी ट्रिपल एससी के कई सारे एग्जामों में देखेंगे, तो वहां क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे? कि निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा तत्व नहीं है। या एक बार रेलवे ने क्या क्वेश्चन पूछा 2018 में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व है। या एसएससी ने क्वेश्चन पूछा राज्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं। दूसरी एक चीज और भी है कि कई बार चीजों को पढ़ने के क्रम में हमें पता तो होना चाहिए राज्य क्या है। जब आप भाग 3 पढ़ेंगे तो वहां के हर आर्टिकल में आप पढ़ेंगे कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, तो ये राज्य है क्या। फिर आप संविधान का भाग 6 पढ़ेंगे तो वहां आप राज्य पढ़ेंगे कि राज्य में ये होगा, राज्य में वो होगा, तो वो राज्य क्या है बच्चे। तो कम से कम आपको ये पता हो कि आर्टिकल 3 के भाग 3 के अंतर्गत जो लिखी है लाइन राज्य, वो किस आर्टिकल में डिफाइन है। संविधान के भाग 6 में जो राज्य लिखा है वो किस आर्टिकल में डिफाइन है, और आखिर राज्य है क्या। तो सवाल उठता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि राज्य राज्य तो वही है, स्टेट तो वही है जिसका हम यूज प्रोविंस यानी कि प्रांत के संदर्भ में करते हैं। यानी कि राज्य तो वही हुआ जिसका हम यूज जो है प्रांत के संदर्भ में करते हैं। मैंने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा जैसे सर, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, ये सब जो है क्या है सर, राज्य है। तो मैंने कहा कि बच्चे जनरल वे में आप समझ रहे हैं कि राज्य का मतलब प्रोविंस या प्रांत होता है, तो अच्छी बात है। लेकिन राज्य का मतलब बच्चे ये नहीं है। राज्य एक बड़ा कंसेप्ट है। अगर मैं राज्य की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि राज्य जो है एक एब्स्ट्रैक्ट, आप कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। तो आपने कहा सर ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, तो आप कह सकते हो राज्य एक अमूर्त संरचना है। क्या है बच्चे? अमूर्त संरचना है। राज्य एक अमूर्त संरचना है। तो अमूर्त का मतलब क्या हुआ बच्चे? तो आपने पढ़ा होगा बच्चे, बचपन में जो है आप संज्ञा पढ़ते हैं या इंग्लिश में आप नाउन पढ़ते हो, तो वहां नाउन पढ़ते हो ना आपको भाववाचक संज्ञा, या इंग्लिश में आप क्या पढ़ते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ते हो? कोई भी ऐसी चीज जो हमें दिखाई ना दे, हम केवल उसे महसूस कर सकते हो। तो सवाल है राज्य तो हमें दिख रहा, उत्तर प्रदेश तो हमें दिख रहा। बच्चे आपको उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा, उत्तर प्रदेश के लोग दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार दिख रही है। तो उत्तर प्रदेश जब आप राज्य की बात कर रहे हैं तो बच्चे राज्य जो है क्या है एक, तो आप कहोगे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, यानी कि अमूर्त संरचना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपने ये कहा
कि राज्य को बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है, राज्य को बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। ये राज्य है। क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों बात? राज्य बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब राज्य जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट है। फिर ये राज्य आया क्या? तो आपने कहा राज्य क्या है सर? तो राज्य भारत की सरकार भी राज्य के अंतर्गत आती है, आपकी संसद भी, आपके राष्ट्रपति भी, आपकी विधानसभाएं भी, आपकी जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपने कहा तो राज्य तो एक बड़ा कंसेप्ट हुआ, यानी कि जिसे हम बौद्धिक स्तर पर तो समझ रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। तो बिल्कुल सही कहा बच्चों। तो फिर आपने कहा कि इस राज्य का जो है जिक्र जो आता है वो कहाँ आता है? तो उस जिक्र को देख लेते हैं बच्चे। तो राज्य की जब हम बात करते हैं, राज्य तो आप देखते हो राज्य तो सर भाग 3 में भी है। संविधान के आप भाग में 3 देखोगे तो राज्य है। आपने कहा सर राज्य जो है भाग 6 में भी है। जब आप भाग 6 पढ़ोगे तो उसका तो नाम ही भाग 6 का राज्य है। तो जो भाग 3 में है बच्चे, भाग 3 में जो यूज हो रहा है प्रयोजनों के लिए, भाग 3 में प्रयोजनों के लिए जो राज्य शब्द है, राज्य वो आर्टिकल 12 में परिभाषित है, अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया गया है, 12 में परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? 12 में परिभाषित किया गया है। और भाग 6 में जिन जिन प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द का यूज हुआ है वो बच्चे आप देखेंगे तो आर्टिकल 156 में परिभाषित है। किसमें परिभाषित है? आर्टिकल 156 में परिभाषित है। तो क्लियर हुआ बच्चे? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं राज्य की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो आप कहोगे जौन सा भी आपके ऑप्शन में हो, आर्टिकल 12 हो तो आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा है, वहां बताया है। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे भाग 3 में तो मैं वहां बताऊंगा। वो आपसे कहेगा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, जन्म स्थान, धर्म, मूल स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वह राज्य का क्या मतलब है, उस राज्य का क्या मतलब है, ये आर्टिकल 12 में लिखा है बच्चे आपसे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाग 6 में जो राज्य लिखा है वो किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, तो वो भाग 6 वाला आर्टिकल 156 में परिभाषित किया गया है। तो क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ गए? यानी कि राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में या आर्टिकल 156 में दी गई है। अगर उसे किसी भाग विशेष से संबंध करके पूछते हैं तो आप वही आंसर करोगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि राज्य के तत्व कितने हैं। राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के तत्व। देखो बच्चे, किसी भी राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? 4 तत्व। आपने कहा कौन कौन से? तो अगर मैं पहले की बात करूं बच्चे तो पहला होता है भूभाग। भूभाग, भूभाग का मतलब आप कह सकते हो जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया, ये होता है भूभाग। तो राज्य का पहला तत्व कौन सा हुआ बच्चे? भूभाग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? उस भूभाग में रहने के लिए कोई जनसंख्या तो होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या का मतलब वहां पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन हो गई तो राज्य का दूसरा तत्व कौन सा हो गया बच्चे? पॉपुलेशन हो गया। फिर आप कहोगे तीसरा तत्व कौन सा होता है राज्य का? तो तीसरा तत्व होता है बच्चे सरकार, यानी कि इस भूभाग में रहने वाली जनसंख्याओं का नियमन करने के लिए, उन पर शासन करने के लिए, उनके कार्यों को संचालन करने के लिए कोई सरकार होनी चाहिए, तभी राज्य की परिभाषा जो है सार्थक होगी। तो आपने कहा कि गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए। फिर आपने कहा चौथा क्या होना चाहिए? तो चौथी होनी चाहिए बच्चे संप्रभुता। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता, जिसे बोलते हैं सेवरेनिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? सेवरेनिटी बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि एक एक चीज क्या है ये। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा बच्चे राज्य कैसा है, तो आपने कहा अमूर्त संरचना है सर। अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इसे बौद्धिक समझ पर तो समझा जा सकता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो हम उसे समझ सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तो सर राज्य तो हम बोलते हैं कि प्रांतों को भी राज्य बोलते हैं, तो बच्चे वो जनरल वे में बोला जाता है कि एक उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, एक तमिलनाडु राज्य हो गया, एक कर्नाटक राज्य हो गया, बिहार राज्य हो गया, तो वो हम जनरल वे में।
लेकिन राज्य इससे कहीं ज्यादा एक बड़ा कंसेप्ट है। तो राज्य में आपकी मैंने क्या, फिर मैं डिस्कस करता हूं, आपकी पुलिस हो गई, आपकी ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी होगी, आपकी विधानसभा, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, सब जो है किसके हिस्से होते हैं, राज्यों के हिस्से होते हैं। तो फिर मैंने बताया कि राज्य किस आर्टिकल में डिफाइन है, तो आपने कहा जोन सा भी मिल जाए सर, आर्टिकल 12 में भी डिफाइन है, आर्टिकल 156 में भी डिफाइन है। अगर वो स्पेसिफिक करके पूछता है भाग 3 में जो राज्य है वो कहाँ डिफाइन है, तो आप कहोगे आर्टिकल 12 में, और भाग 6 में जो राज्य यूज है वो कहाँ डिफाइन है, तो आप कहोगे आर्टिकल 156 में। तो फिर कहा कि राज्य बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट चाहिए बच्चे, तो राज्य बनाने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए बच्चे। कौन सा, आपने देखा कि पहला ज्योग्राफिकल एरिया हमें चाहिए, दूसरा उस पर निवास करने वाली पॉपुलेशन चाहिए, सरकार चाहिए गवर्नमेंट, और एक संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये चारों चीज क्या है, तो इन्हें भी हम जो है संक्षेप में समझ लेते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर कोई राज्य अपनी राजनीतिक सेवाएं प्रदान करे, या आप कह सकते हो राज्य अपनी राजनीतिक क्रियाएं पूरी करे। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कि आप देखते हो जो भारत का, आप देखते हो जितना भी एरिया होता है, 28 राज्य है और 8 यूटी को मिलाकर वो सारा क्या होता है, वो भारत का भूभाग क्षेत्र होता है। ठीक है, भूभाग समझ गए, ज्योग्राफिकल एरिया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन। तो बच्चे उस राज्य में निवास करने वाली एक जनसंख्या भी तो होनी चाहिए। अगर केवल भूभाग है, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या नहीं है, तो उसका क्या मतलब है। तो आप कह सकते हो कि भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या हो। तो भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या हो। तीसरी हम बात करते हैं सरकार क्या है बच्चे, सरकार। तो अगर मैं बात करूं, जो आप राज्य कहते हो ना कि सर उत्तर प्रदेश राज्य, योगी जी राज्य है, गवर्नर राज्य है, कोई मंत्री राज्य है, जिले में बैठा हुआ डीएम राज्य है, तो वो सब क्या है बच्चे, सरकार है। तो सरकार क्या है, सरकार तो आपको दिख रही है। तो यह सवाल ये उठा कि सरकार का मतलब क्या बना, तो आपने कहा किसी भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या को नियमन करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए लाभ के योजनाएं बनाने के लिए कोई संस्था तो होनी चाहिए, यानी कि सरकार होनी चाहिए। तो आपने कहा कि अगर मैं इसे राज्य और सरकार की बात करूं, मान लो मैं कहूं कि राज्य क्या है और सरकार क्या है, तो बच्चे मैंने कहा कि राज्य क्या है, तो आपने कहा अमूर्त है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो राज्य का जो मूर्त रूप है वो सरकार है। यानी कि अगर मैं मूर्त अभिव्यक्ति देखूं किसी भी राज्य की, अगर मैं उसकी व्यवहारिक अभिव्यक्ति देखूं तो वो सरकार है। क्लियर है बच्चे। तो आप कह सकते हो राज्य की मूर्त संरचना और उसकी व्यवहारिक अभिव्यक्ति सरकार है। तो मैं यहां लिखूं इसे, आपने कहा राज्य की मूर्त संरचना और व्यवहारिक अभिव्यक्ति। क्लियर है बच्चे, अभिव्यक्ति ये कहलाती है सरकार। क्लियर। अब चलते हैं हम संप्रभुता की तरफ। संप्रभुता देखते हैं क्या होता है। तो संप्रभुता का मतलब होता है बच्चे सॉवरेनिटी, संप्रभुता। सम माने समान, प्रभुता अपनी प्रभुता। हम कहते हैं ना भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। क्यों राष्ट्र है संप्रभु? क्योंकि वो अपनी बाह्य और आंतरिक नीतियों में किसी के अधीन नहीं है। अपने फैसले करने के लिए वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में उसे कोई फैसला लेना नहीं पड़ता। तो अगर कोई राष्ट्र संप्रभु है तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी बाहरी और बाह्य नीतियों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है, वो किसी का दबाव या किसी के अधीन रहकर कोई निर्णय नहीं लेता। तो मैं कहूं कि मैं एक संप्रभु हूं, तो मैं संप्रभु का मतलब क्या है कि मैं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। मेरे निर्णय को कोई प्रभावित करने वाली मुझसे ऊपर कोई संरचना नहीं होगी, कोई संस्था नहीं होगी। क्लियर है बच्चे। तो हमने राज्य पढ़ लिया। राज्य के 4 तत्व,
जो जनरल पेपर है, अगर मैं यूपी ट्रिपल एससी में लोअर पीसीएस तक छोड़ दूं, नीचे चकबंदी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, जो अभी रिजल्ट आया है 2019 का, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है, अगर मैं उन्हें छोड़ दूं, मान लो रेलवे, एसएससी या पुलिस वगैरह की मैं बात करूं, तो वहां बस आपको ये पता हो कि राज्य क्या है, तो आप क्या कहोगे? राज्य एक अमूर्त संरचना है। उसे बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि राज्य की परिभाषा कहां है, तो आपने कहा राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है या आर्टिकल 156 में है। दोनों ऑप्शन में दे दिए तो दोनों पूछेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भाग 3 के संदर्भ में राज्य की परिभाषा कहां है, तो आर्टिकल 12 में है। भाग 6 के संदर्भ में कहां है राज्य की परिभाषा, तो आर्टिकल 156 में है। ये क्वेश्चन हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो आपने बताया राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला कौन सा होता है? भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा तत्व नहीं है, तो इनमें से कोई एक गायब कर देंगे। पक्की बात है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति क्या है, तो राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति क्या है बच्चे? सरकार है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया राज्य की मूर्त संरचना क्या है, कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने कहा सरकार है इसकी मूर्त संरचना। क्लियर है। अब बच्चे एक बात, लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्य के चारों जो तत्व है ये वैकल्पिक है या अनिवार्य है। वैकल्पिक का मतलब क्या इनके स्थान पर कोई दूसरा चल सकता है, किसी को छोड़ सकते हो क्या? अगर भूभाग ना हो तो ये तीनों मिलाकर राज्य बना देंगे, या सरकार ना हो तो ये तीनों मिलाकर राज्य बना देंगे। यानी कि अगर कोई सा एक मिस हो जाए तो क्या राज्य का कंसेप्ट कंप्लीट होता है? नहीं बच्चे, गलत। जो ये राज्य के चारों तत्व होते हैं ये अनिवार्य होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। अगर एक भी मिस हो गया अनिवार्य है, ये वैकल्पिक नहीं है। अगर इनमें से एक भी मिस हो गया तो राज्य का कंसेप्ट जो है अधूरा हो गया, राज्य सार्थक नहीं होगा। तो ये देखा मेरे प्यारे बच्चों हमने कि राज्य क्या है, इससे जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्य और राज्य के तत्व। ये मैं कह सकता हूं पहला टॉपिक मैंने भले ही कह दिया, लेकिन संविधान जो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि अगली क्लास से हम संविधान शुरू करेंगे, वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। हमारी अगली क्लास वहीं से शुरू होगी, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेशन। यानी कि जब हम सारे जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, हम 1773 का एक्ट पढ़ लेंगे, हम 1813 का पढ़ लेंगे, 33 का पढ़ लेंगे, 1947 तक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस और संभावित प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सब की डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको संविधान की ये क्लास अच्छी लगती है और आप संविधान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो वीरेंद्रा क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ वो और बच्चों तक भी अपनी पहुंच बना सकें, उसके लिए जो है शेयर करें। और आपका एक अमूल्य सुझाव जो हमें कमेंट के माध्यम से मिल सकता है, आप कमेंट करना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।